नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 किए जाने के फैसले पर जहां पर लड़कियों ने खुशी जाहिर की है, तो वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बता दें कि मामले को लेकर ओवैसी ने बयान दिया है कि 18 की उम्र में प्रधानमंत्री चुन सकते हैं तो जीवन साथी क्यों नहीं। ओवैसी के इसी बयान पर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। अनिल विज ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी की समझ पर पूरे देश में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ओवैसी चीजों को सही संदर्भ में नहीं समझ सकते। विज ने कहा कि सरकार ने यह फैसला सोच समझ कर लिया है। अब ओवैसी की समझ के ऊपर तो सारे देश में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वो चीज़ों को सही संदर्भ में सोच नहीं सकते। सरकार ने बहुत कुछ सोचकर लड़कियों की शादी की उम्र को 21 साल किया है, ताकि लड़की पूरी तरह से समझदार हो जाए और वयस्क हो जाए और वो सब चीज़ों को समझने लगे। हरियाणा सरकार जल्द ही नए नियमों के अनुसार विश्वविद्यालयों में टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से करने जा रही है। मगर सरकार के इस फैसले के विरोध में यूनिवर्सिटीज के टीचिंग और नॉन टीचिंग संघ ने विरोध के सुर उठने लगे हैं। एमडीयू के टीचिंग और नॉन टीचिंग संघ के पदाधिकारियों ने यूनिवर्सिटीज की स्वायत्तता को खत्म करने को लेकर सरकार के इस फैसले को लेकर रोष जताया है। बिल्कुल निंदनीय कदम है, जिसकी जितनी भर्त्सना करी जाए उतनी कम है। यूनिवर्सिटीज़ की स्वायत्तता के ऊपर कुठाराघात है। सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं एग्जांपल दे के आपको बताऊंगा कि जब भी पीछे हरियाणा सिविल सर्विसेज के प्रमोशन का 25% हिस्सा होता है, उसमें सारे हरियाणा से आवेदन मांगे जाते हैं कर्मचारियों के, सी क्लास के, बी क्लास के, ए क्लास के। भाई कोई भी कर्मचारी अप्लाई कर सकता है। जब हमारे यूनिवर्सिटी के कर्मचारी उसमें अप्लाई करते हैं तो सरकार सीधे रूप से एक बात कहती है कि यूनिवर्सिटी के कर्मचारी स्वायत्त संस्थान के कर्मचारी हैं, वो हरियाणा सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। जब स्वायत्त संस्थान है, सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश, सुप्रीम कोर्ट तक के निर्णय आ चुके हैं, एक नहीं को दसियों निर्णय हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है यूनिवर्सिटी की, वो उसकी सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है, वो उसके द्वारा ही नियुक्तियां की जाती हैं। वाइस चांसलर कठपुतली मात्र रह गए, यहाँ पे रजिस्ट्रार कठपुतली बन के रह गए सरकार के। प्रदेश में आज और कल एचटेट परीक्षा का आयोजन हुआ है। आपको बता दें कि 1,87,991 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जिनमें 1,29,000 से ज्यादा महिला परीक्षार्थी शामिल हैं। प्रदेश में 251 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा, जिसके लिए बोर्ड मुख्यालय पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। परीक्षा को लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, सहयोगी रवि जांगड़ा की इस रिपोर्ट में देखिए। शिक्षा बोर्ड द्वारा आज आयोजित लेवल 3 यानी एस्टेट के पीजीटी परीक्षा का अवसान हो गया। मेरे पीछे देख पाएंगे तस्वीरें एक परीक्षा केंद्र की हैं, जहां से परीक्षार्थी बाहर आ रहे हैं। 17,733 परीक्षार्थियों ने आज पूरे प्रदेश में 244 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी थी। और इस बीच जिस तरह से लगातार जो मॉनिटरिंग के लिए, जैसा हमने दिखाया था, इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने दिखाया था कि मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल कक्ष बनाया गया था। कंट्रोल कक्ष से लाइव निगरानी की जा रही थी और इस परीक्षा केंद्र में कुछ अनियमितताएं ऐसी पाई गई थी, जहां पर पेपर जो है ओएमआर सीट्स बदलने का प्रयास किया गया था। उसके बाद विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। एक्सक्लूसिव वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह से इस परीक्षा केंद्र पर जो है इस तरह से प्रयास किया गया था। हालांकि तीसरी आंख की निगरानी में वो तमाम चीज़ें तमाम परीक्षा केंद्रों पर इसी तरह से जो है, आज अगर मैं पूरे हरियाणा की बात करूँ, 244 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर इसी तरह से लाइव निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे, प्रत्येक, अगर मैं परीक्षा केंद्र की बात करूँ, 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। 13 जो परीक्षा कक्ष हैं, उन कक्षों के साथ साथ जो है एंट्री एग्जिट पॉइंट पर एक कंट्रोल जो रूम यहाँ पर भी बनाया गया है, उसमें भी इस तरह के प्रबंध किए गए थे,
परीक्षार्थियों से बात करेंगे, आपसे बात करूंगा। प्रबंधों की अगर बात करें, परीक्षा के लिए जो अंदर इंतजाम किए गए थे, कितने माकूल मानती हैं आप कि परीक्षा में कोई धांधली नहीं होगी? नहीं होगी। सारा बहुत ही स्ट्रिक्टली माहौल था, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से जो परीक्षा है वो करवाई गई है। बहुत जो तैयारी की थी, तैयारी के मुताबिक भी कुछ आया या आउट ऑफ सिलेबस है, ये कह सकते हैं जो कि पाठ्यक्रम सब्जेक्टिव है ना, जो सब्जेक्टिव था वो सब्जेक्टिव है वो सारा टफ था। वो तैयारी के अकॉर्डिंग 60 में से 20 या 25 जी। मतलब लगभग जो बाकी साइको के क्वेश्चन थे और हिंदी और इंग्लिश के थे वो तो अच्छे थे, लेकिन थोड़ा सब्जेक्ट था वो थोड़ा सा अच्छा कुछ इंतजाम किए थे, ये कहा गया था कि जो है मंगलसूत्र के अलावा और कुछ भी डालकर नहीं आएंगे, तो वो क्या लगता है, क्या वो प्रबंध सही थे? जितने भी जैसे कोविड के अकॉर्डिंग और जो महिलाओं से रिगार्डिंग जो भी बताया गया था वो सारे के सारे ये थे कि भाई करे गए थे, मतलब उनके अच्छा था और सारा मतलब पेपर भी अच्छा है और मतलब सही। गृह जिलों में केंद्र बनाए गए हैं पहले भी, लगातार 3 साल से जो होम डिस्ट्रिक्ट जो है अलॉट किए जाते हैं, उसका कितना बेनिफिट हुआ? उसका बहुत सारा बेनिफिट हुआ था, क्योंकि उधर जाने में ट्रांसफ़र की भी दिक्कत होती थी और यहाँ जाने में दिक्कत नहीं होती है। हाँ जी, जाहिर तौर पर जो है परीक्षार्थी यहाँ पर परीक्षा के बाद बाहर निकल भी रहे हैं। उन परीक्षार्थियों का सीधे तौर पर कहना है जिस तरह की दिक्कतें पहले जो है बाहर जाने में आती थी, उस तरह की दिक्कतें हालांकि नहीं है, लेकिन लाइव मॉनिटरिंग की हमने बात कही थी कि लाइव निगरानी जो है परीक्षा केंद्रों की, तमाम परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्य कक्ष से की जा रही थी। किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, अधिकारियों से भी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल जो है वो परीक्षा, पहले दिन की परीक्षा वो खत्म हो चुकी है। 70,733 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। हालांकि एक अहम बात, क्योंकि अगर मैं पूरे प्रदेश की बात करूं, तीनों लेवल की परीक्षा की बात करूं, 1,87,251 परीक्षार्थी तीनों दिन जो लेवल की परीक्षा में बैठेंगे। लेकिन अहम चीज़ ये है कि 1,29,000 से ज़्यादा महिला अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देने के लिए आई हैं, तीनों ही लेवल की परीक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस बार भी एक बार फिर से महिला अभ्यर्थी और पूरी चाकचौबंद व्यवस्थाओं के बीच जो MR सीट्स हैं वो भी लेकर जाई जाएंगी। पुलिस के भी माकूल इंतजामात वो उनके दावे किए गए थे। बहरहाल अब जो परिणाम आएगा वो परिणाम भी जल्द से जल्द घोषित किए जाने की बात कही गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। खबर करनाल से। यहां पर सरकारी पेड़ों की कटाई और लकड़ी बेचने में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। दरअसल मामला गांव बेगमपुर के पास बने HSIDC का है और यहां पर सरकारी पेड़ों की कटाई अवैध तरीके से की जा रही है और लकड़ी बेचने में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। आपको बता दें कि पेड़ों को काटने और उनकी लकड़ी को बेचने के लिए सरकार से कोई परमिशन नहीं ली गई, तो वहीं पेड़ों की कटाई के आड़ में करोड़ों रुपए की कीमत के पेड़ काटकर बेचे जा रहे हैं। पेड़ों की कटाई में हुए घोटाले के बारे में विभागीय अधिकारी और ठेकेदार कुछ भी स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं HSIDC के इंडस्ट्रियल एरिया में और यहाँ बीते 1 माह से पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हरे पेड़ काटे जा रहे हैं और बीते करीब 1 महीने से ये कार्य लगातार जारी है। इसके लिए किसी तरह की विभागीय अनुमति नहीं ली गई है। बात करें जो यहाँ पेड़ काटे गए थे उनकी संख्या हजारों में हो सकती है, क्योंकि बड़ा इलाका है और लगातार कटाई जारी है। अब यहाँ पर जो ये लकड़ी काटी गई थी, जो ये पेड़ काटे गए थे, उनकी लिफ्टिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ लगातार जो है लेबर काम कर रही है, वाहन लगे हुए हैं ट्राली की लिफ्टिंग में। हालांकि ये जानकारी नहीं दी जा रही कि यहाँ से जो लकड़ी की कटाई हुई है वो कहाँ जाएगी, उसको कहाँ भेजा जाएगा। बात करें अधिकारियों की तो उनके संज्ञान में मामला है, लेकिन उनका दावा है कि सिर्फ पेड़ों की ट्रिमिंग के लिए टेंडर जारी किया गया था। पेड़ों की कटाई के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए के सरकारी पेड़ बिना किसी अनुमति के काट लिए गए हैं या कहें कि चोरी कर लिए गए हैं और इनकी लकड़ी को बाजार में बेचा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्राली अब लोड हुई है ये यहां से निकलकर बाहर जाएगी और यहां पर अभी कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है, क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जो है अभी सरकार के अधीन है। तो ऐसे में दायित्व बनता है अधिकारियों का कि वो ये जानकारी दें कि ये पेड़ों की अवैध कटाई किसके इशारे पर हुई है और जो करोड़ों रुपए के पेड़ काटे गए हैं इससे सरकार को क्या हासिल हुआ है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया गया है। शहर में अलग अलग चौक चौराहों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों की तरफ से एम्बुलेंस में टीकाकरण का काम भी किया जा रहा है।
परशुराम चेक पर शनिवार दोपहर को स्वास्थ्य विभाग ने टीम ने एम्बुलेंस लगाकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण करवाने को प्रेरित किया। तो वहीं 50 से ज्यादा लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका लगवाया गया। थेहड़ मोहल्ला पीएचसी की डॉक्टर अंकिता के नेतृत्व में परशुराम चेक पर टीकाकरण शिविर लगाया गया। नूंह में अपराध को अंजाम देने के बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रवेश करना अब अपराधियों के लिए आसान नहीं होगा। एसपी और होमगार्ड के जवान कई दर्जन नाकों पर 24 घंटे तैनात रहेंगे। इसके अलावा नाकों पर जवानों की तैनाती के बाद पुलिस की सक्रियता सड़क मार्ग पर भी ज्यादा बढ़ेगी, जिससे आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले घर से बाहर निकलने से भी खौफ खाएंगे। नूंह एसपी ने पहले के मुकाबले नाकों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ा दी है और इन सभी नाकों के ऊपर स्पेशल पुलिस ऑफिसर और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है, ताकि इन जवानों की जिम्मेदारी फिक्स कर आपराधिक गतिविधियों को पूरी तरीके से रोका जा सके। एसपी ने कहा कि इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट मूवमेंट पर निगरानी रखी जा रही है। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर एक तरफ जहां पर सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट तैयारियों में जुटा है, तो वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी तैयारी शुरू कर दी गई है। निजी अस्पताल में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारी की जा रही है। देश भर में कोरोना के मामले एक बार दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए हैं और अंदेशा इस बात को लेकर जताया जा रहा है कि तीसरी लहर आने की संभावनाएं हैं। और ऐसे में जहां हेल्थ डिपार्टमेंट और सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, तो वहीं निजी हॉस्पिटल्स की तरफ से भी अब तैयारी शुरू कर दी गई है। तमाम ये डॉक्टर जितने भी हैं, ये प्राइवेट डॉक्टर्स हैं और इनकी एक एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फरीदाबाद, हमारे साथ हैं। किस तरह की तैयारी है, किस तरह से, जिस तरह डॉक्टर साहब कोरोना आ रहा है, पहले तो अपना नाम और परिचय बता दें क्या है, और कोरोना को लेकर जो लहर है क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर सुरेश अरोड़ा हूँ। कोरोना के लिए जो तीसरी लहर की संभावना है उसके लिए बिल्कुल पूरी तैयारी है। फरीदाबाद में तो आपने भी देखा होगा, आप लोग बीके हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लग गया है और पूरे बेड तैयार हैं। अस्थायी हॉस्पिटल तैयार हो चुका है और पूरी की पूरी तैयारी है, कोई कमी नहीं है इसके। सरकारी स्तर पर तैयारी की जा रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट तैयार है इस बात को लेकर। प्राइवेट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स कितने तैयार? उसमें जो पहले सेकंड जो वेव आई थी और फर्स्ट वेव आई थी, वो सारी तैयारियां वैसी की वैसी रखी हुई हैं। अगर कोई पेशेंट आता है उनको पूरी तरह अटेंड किया जाएगा। उन तैयारियों को बंद नहीं किया गया है। सारे के सारे अरेंजमेंट पहले थे, वो वैसे के वैसे रुके हुए हैं और वो उनको मेंटेन किया गया है। अभी तक कोई पेशेंट आएगा तो अटेंड हो जाएगा। वो अनीता सजा हमारे साथ हैं, आप स्टेट प्रेसिडेंट बनने पदभार संभालने जा रही हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, हरियाणा का। क्या कहेंगी? ओमिक्रॉन भी सामने है, दहशत पूरी दुनिया में है, तैयारी पूरी कितनी है हमारी? देखिए, तैयारी हमारी पूरी है। जैसे फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव आई, सेकेंड वेव से हमने बहुत कुछ सीखा और वो चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो, तो उसके लिए सरकार और प्राइवेट डॉक्टर सब ने बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर काम करना शुरू किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें हमारी एक आगे प्रोग्रेस हुई है कि जितने भी 50 बेड से ऊपर हॉस्पिटल थे, उसमें ऑक्सीजन के लिए सब ने अपने अपने जगह पे पर्सनल अरेंजमेंट्स कर लिए गए हैं। सवाल यही है ना कि क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत अब पड़ेगी आने वाले टाइम में? ओमिक्रॉन को लेकर किस तरह के, क्योंकि एक बड़ा संगठन आपका देश भर में है। जी हाँ। देखिए, जब सेकेंड वेव आई थी तभी किसी को पता नहीं था कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी जैसे साउथ अफ्रीका में आया है वेरिएंट, उसमें देखा गया कि इसमें जो सिम्टम्स हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स ज़्यादा हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इस ओमिक्रॉन की ऐसे मोर्टेलिटी का रेट बड़ा कम है। इन्फेक्शन ज़रूर जल्दी से फैलेगा, जैसे अगर एक जने को है तो सबको हो सकता है जल्दी से एक एरिया में, लेकिन इसकी जो वो है ना विरुलेंस होती है, एक जो इसकी मारक क्षमता है वो कम है। हिसार के उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कोविड-19 की तीसरी संभावित लहर के मद्देनजर खाप प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। उनसे कहा कि जिले के जिन गांवों में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है, वहां के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें, ताकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि जिले में 13,19,094 व्यक्तियों को वैक्सीन की डोज देने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से वीरवार तक 10,38,096 व्यक्तियों को वैक्सीन की प्रथम डोज और 5,20,960 व्यक्तियों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुके। इस प्रकार जिले में 79% लोगों को वैक्सीन की पहली और 39% लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद जहां तापमान में गिरावट आई है, तो वहीं दूसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है।
गुरुग्राम एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 300 के पार बना हुआ है, जो कि खतरे के निशान से बाहर है। सहयोगी संजय राठौड़ की इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली एनसीआर के लोग दोहरी मार झेल रहे हैं, जहां एक तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है आए दिन, और दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से सर्दी है वो बढ़ गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिला प्रशासन द्वारा तमाम प्रयास जरूर कराए जा रहे हैं कि बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स पे नकेल कसी जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो रोड साइड मिट्टी है यहाँ पानी का छिड़काव भी कराया जा रहा है, लेकिन जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वही धूल उड़ाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज़रूर जो जिला प्रशासन के लोगों की जो चिंता है वो भी बढ़ रही है, और दिल्ली एनसीआर के लोगों की जो चिंता है वो भी बढ़ रही है। जिस तरीके से गुरुग्राम में मैं इस समय मौजूद हूँ, तो यहाँ जिस तरीके से 300 के पार जो AQI लेवल है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जहाँ राहत होनी चाहिए थी वहीं वो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता नजर आ रहा है। गुरुग्राम से संजय राठौड़, इंडिया न्यूज। रतिया के बुढ़लाडा रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब घग्गर नदी में एक बुजुर्ग महिला का शव मिला, जिसके बाद घग्गर नदी पर लोगों का जमावड़ा लग गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से महिला का शव बाहर निकालकर नागरिक अस्पताल भेजा, जहां पर डॉक्टरों का पैनल महिला के शव का पोस्टमार्टम करेगा। पुलिस ने महिला के शव की शिनाख्त की है। जांच अधिकारी टेकचंद ने बताया कि मृतक महिला वार्ड नंबर 3 की निवासी थी और 11 दिसंबर को महिला के परिजनों ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा के जगाधरी पहुंचे श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस मेले में प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्री से जुड़ी 30 कंपनियां और संस्थान हिस्सा लिया है और 550 लोगों ने रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। सोनीपत में ट्रक यूनियन मैनेजमेंट ने 15 साल पुराने वाहनों को चलाने के लिए सरकार से मांग की है। ट्रक यूनियन ने कहा कि 15 साल पुरानी गाड़ियां मानक ब्यूरो B4 और B5 को पूरा करती हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पोल्यूशन जांच के बाद ही रोड पर चलने की इजाजत दी जाए। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कहा कि लगातार अपने वाहनों के अलग अलग टैक्स भर रहे हैं, बावजूद इसके 15 साल पुराने वाहनों को रोड पर उतरने की परमिशन नहीं मिली है। हमारे पूरे ट्रांसपोर्टर सफ़र कर रहे हैं, जबकि 15 साल पुरानी गाड़ियों का यूरो मानक और 2020 की गाड़ियों का यूरो मानक उनके जो पॉल्यूशन चेक करवाते हैं तो सेम होता है। फिर उन गाड़ियों से पॉल्यूशन कैसे फैलाया जाता है। दूसरा, 15 साल की जो परमिशन दी है हमें, पहले ही परमिट के लिए जो है ना रजिस्टर्ड करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन में 15 साल की परमिशन होती है, फिर गाड़ियों को 10 साल में क्यों अनैतिक तंग किया जा रहा है। उनको पॉल्यूशन, उनको इंश्योरेंस, उनका रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स हमारे से भरवाए जा रहे हैं, फिर गाड़ियों क्यों नहीं चलाने दिया जा रहा। मेरा पुरजोर अनुरोध है सरकार से माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी इस बात पे संशोधन करें, मीटिंग करें, जो भी हो वो इस बात पे विचार करके 15 साल तक हमारी गाड़ियों को चलाया जाए। जिन गाड़ियों के हमने 15 साल के टैक्सेस दे रखे हैं, इंश्योरेंस हर साल करवा रहे हैं, हर मानक को जो है ना पूरी तरह चेक करवा के जो है ना सरकार के सामने रखते हैं। रोड पे हम जाते हैं तो रोड पोल्यूशन का करते हैं, फिर भी सरकार हमें क्यों परेशान कर रही है। आज कई लाख परिवार जो है ना रोड पे आ गए हैं। एक तो बेरोजगारी, ऊपर से जो है बेरोजगार देने की बजाय बेरोजगारी छीनी जा रही है। 26 लाख रुपए की गाड़ी जो ली थी आज वो 2.5 लाख रुपए की रहेगी। नई गाड़ी बनाने के लिए 40 लाख रुपया चाहिए। 40 लाख 2.5 लाख में कैसे कर पाएंगे हम लोग। तो सरकार बड़ा बुरा हाल है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें जो है ना 15 साल तक हमारी गाड़ियां चलाने का परमिशन दिया। पानीपत के गांव कवी में व्यक्ति की हत्या करके उसके शव को जीबी रोड से खींचकर साथ लगती सूखी पड़ी झांसी ब्रांच नहर में फेंक दिया गया। आरोपियों ने पहचान न हो इसके लिए मृतक के पूरे चेहरे को पूरी तरीके से खराब कर दिया और फिर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि अभी शव की पहचान नहीं हो पाई है। आरोपियों ने मृतक के चेहरे को पूरी तरीके से खराब किया हुआ है। मृतक के चेहरे को छोड़कर पूरे शरीर पर कहीं भी निशान नहीं है।
रेवाड़ी के गांव नांगल मुंदी के मुख्य मंदिर के महंत के साथ मारपीट का मामला सामने आया। एक सप्ताह पहले रात के अंधेरे में कुछ असामाजिक तत्वों ने शराब के नशे में महंत को लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया और फिर उसे मंदिर के पास पानी से भरे जोखड़ में फेंकने की कोशिश की, लेकिन महंत के बेहोश हो जाने पर वो उसे मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ भाग गए। आरोपी मंदिर के चंदे के 1,20,000 और मोबाइल लेकर फरार हो गए। इस घटना के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, जिसकी वजह से ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। बाईस जिला 22 खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।